हेलो डियर स्टूडेंट, केएल पॉलिटेक्निक के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, ई कॉमर्स एंड डिजिटल मार्केटिंग सब्जेक्ट में यूनिट फर्स्ट चल रहा था, जिसमें मैं आपका लास्ट टॉपिक बताया था ई कॉमर्स बिजनेस मॉडल के बारे में, और साथ ही साथ उसका नोट्स भी मैंने प्रोवाइड किया था। जिसमें फर्स्ट यूनिट में आज का जो टॉपिक है इसमें हम बात करेंगे व्हाट इज़ ई गवर्नेंस क्या होता है। साथ ही साथ इसमें बात करेंगे ई गवर्नेंस के पर्पज़, ई गवर्नेंस के क्या उद्देश्य हैं, और ई गवर्नेंस द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं, यानी कि ई गवर्नेंस द्वारा हमें क्या क्या सुविधा प्रोवाइड होती है, इसके बारे में बात करेंगे। इसके बाद हम इसमें बात करेंगे टाइप्स ऑफ ई गवर्नेंस के बारे में, जिसमें हम पढ़ेंगे G2G ई गवर्नेंस, G2C ई गवर्नेंस, G2B ई गवर्नेंस, G2E ई गवर्नेंस और C2C ई गवर्नेंस के बारे में। या हम इसमें कह सकते हैं कि ये सारी जो चीज़ें दी हुई हैं ये कैटेगरी ऑफ ई गवर्नेंस है, ठीक है। तो और इसमें हम बात करेंगे एडवांटेज ऑफ ई गवर्नेंस और डिसएडवांटेज ऑफ ई गवर्नेंस। तो अगर वीडियो लंबा होता है तो इस वीडियो को हम 2 पार्ट में आपको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि ई गवर्नेंस क्या होता है। ई गवर्नेंस का पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस, ठीक। तो इसके बारे में क्या होता है ई गवर्नेंस। देखिए, सबसे पहले ई गवर्नेंस को सिंपल समझते हैं कि सरकार की जो भी सुविधा होती है, जो भी पॉलिसी होती है, जो भी सेवाएं होती हैं, आम जनता तक इंटरनेट के माध्यम से पहुंचाना ही ई गवर्नेंस कहलाता है। मीन्स सरकार की जो भी पॉलिसी होती है, जो भी योजना होती है, जो भी सेवाएं होती हैं, आम नागरिक तक कैसे उनको आसानी से प्रोवाइड किया जाए, कैसे उनको आसानी से पहुंचाया जाए, उसे हम ई गवर्नेंस कहते हैं। इसमें इंटरनेट इन्वॉल्व होता है, ठीक है। तो यहाँ पे थ्योरी भी हमने लिखी हुई है, इसको देख लेते हैं ई गवर्नेंस के बारे में। ई गवर्नेंस का मतलब सभी सरकारी कार्यों को ऑनलाइन सर्विस के माध्यम से जनता तक आसानी से पहुँचाना। मीन्स सरकार की कोई भी योजना है तो आम जनता तक वो कैसे पहुँचेगी, मीन्स ये आपका ई गवर्नेंस है, ठीक है। जिससे सरकारी कार्यालयों और जनता दोनों के पैसों और समय की बचत हो सके। मीन्स हमें ज़्यादा भाग दौड़ ना करना पड़े, हमें ऑफिस या कार्यालय के चक्कर ना लगाने पड़े, जिससे हमारा टाइम एनर्जी मनी भी बचे, और बार बार आपको विभिन्न दफ्तरों के चक्कर ना लगाने पड़े। सीधे शब्दों में कहें तो ई गवर्नेंस के तहत सभी कामकाजों को ऑनलाइन कर दिया गया है, जिससे जनता घर बैठे विभिन्न कार्यों के लिए ऑनलाइन ही अप्लाई कर सके। मीन्स कि गवर्नमेंट की जो भी पॉलिसी रहेगी, आम नागरिक उसको ऑनलाइन अप्लाई कर सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं, इसमें कह रहा है कि सरकार की आम नागरिकों के लिए उपलब्ध सुविधाओं को इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध कराना ई गवर्नेंस या ई शासन कहलाता है, ठीक है। इसके अंतर्गत शासकीय सेवाएं और सूचनाएं ऑनलाइन उपलब्ध होती हैं, ठीक है। भारत सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक विभाग की स्थापना 1970 में की और 1977 में नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर की स्थापना ई शासन की दिशा में पहला कदम था, ठीक है। आगे बात करते हैं। इसमें देखिए, आगे इसमें जो मैंने थ्योरी लिखी हुई है, आज भारत सरकार और लगभग सभी प्रमुख हिंदी भाषी राज्यों में सरकारें आम जनता के लिए अपनी सुविधाएं इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध करा रही है। मीन्स कहने का मतलब ये हुआ कि जो भी सरकार की योजनाएं होती हैं या जो भी सरकार की योजनाएं हैं उसको इंटरनेट के माध्यम से आम जनता तक हम क्या कर रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं। चाहे वो विद्यालय में दाखिला हो, बिल भरना हो, आय जाति प्रमाण पत्र बनवाना हो, सभी सुविधाएं क्या हैं, अवेलेबल हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें आने वाले समय में क्या है, ये सारी चीज़ें हम कंप्यूटर तथा मोबाइल के माध्यम से ये हम इसको
कर सकते हैं, जिसमें हमारा समय, धन तथा टाइम, एनर्जी, मनी की बचत होती है। ठीक है। अगर बात करें तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के विभिन्न विभाग नागरिकों, व्यापारियों और सरकारी संगठनों को ही नहीं बल्कि समाज के हर वर्ग को सूचना और प्रौद्योगिकी की सहायता से विभिन्न सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। इसी क्रम में 2006 में शुरू की गई ई गवर्नेंस योजना के तहत भारत भर में सहज सेवा केंद्र, आपने सुना होगा सहज सेवा केंद्र, CSC शॉर्ट फॉर्म इसका क्या है, CSC, सहज सेवा केंद्र स्थापित किए गए थे। ये सहज सेवा केंद्र CSC आम आदमी को सीधे तौर पर लाभान्वित कर सहज, सुलभ और उनके घर के द्वार तक सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है। बहुत सारे कंपनियां हैं देश भर में, लगभग 1 लाख से प्लस CSC हैं, CSC है जो क्या कर रहे हैं, गवर्नमेंट की सेवाओं को हमारे तक आसानी से प्रोवाइड कर रहे हैं। बहुत सारी अलग अलग CSC वेबसाइट हैं या बहुत सारी अलग अलग CSC कंपनियां हैं जो क्या कर रही हैं, गवर्नमेंट की सेवाओं को हमारे तक पहुंचा रही हैं। ठीक है। अगला जो है ई गवर्नेंस का उद्देश्य, हम आखिर ई गवर्नेंस का यूज करने का पर्पज़ क्या है, उद्देश्य क्या है, इसके बारे में जानते हैं। देखिए, ई गवर्नेंस का पर्पज़ क्या है, यह सर्विस किन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए बनाई गई है, या हम आगे जानेंगे। ठीक है। इसमें पहला आपका क्या है, यदि आप ई गवर्नेंस का प्रयोग करेंगे तो आपको इंटरनेट का इस्तेमाल करके डिजिटल काम करना होगा। मीन्स आप इंटरनेट से बिल्कुल जुड़ सकते हैं, उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं, जिससे देश की जनता इंटरनेट का प्रयोग करना सीखेगी। मीन्स अगर आप डिजिटली जुड़ रहे हैं, एक तरीके से मेक इन डिजिटल इंडिया, ठीक है, आप डिजिटल जुड़ रहे हैं, इंटरनेट का यूज कर रहे हैं, तो आप एक तरीके से आप उसके बारे में भली बात नॉलेज ले लेंगे, आप उसके बारे में भली बात जानकारी पा सकेंगे। ठीक है। अगला पॉइंट है, इससे सरकारी कामों की गति में वृद्धि होगी। सरकारी कामों में बहुत समय लग जाता है और सरकार जनता की समस्या को हल करने में समय लगाती है। ई गवर्नेंस के द्वारा इस समस्या को कम समय में हल किया जा सकता है। मीन्स कि अगर कोई सरकारी काम होता है तो वहाँ पे आम नागरिकों को भाग दौड़ करना पड़ता है, और एक तरीके से वहाँ पे मीडिएटर भी बहुत सारे होते हैं जो भाग दौड़ करना होता है। तो इसमें एक तरीके से ई गवर्नेंस के आने की वजह से क्या सरकार के भी कामों में वृद्धि हो रही है, और साथ ही साथ क्या हो रहा है, जो आम नागरिक है या जनता जो है उसके भी काम क्या हो रहे हैं, आसानी से हल हो जा रहे हैं, या कम टाइम में वो उनके काम जो है रिजॉल्व हो जा रहे हैं। ठीक है। साथ ही साथ इसका अगला उद्देश्य था कि अगर जनता की कोई भी पॉलिसी है, कोई भी सेवाएं हैं, अगर गवर्नमेंट की कोई भी पॉलिसी है या कोई भी सेवा है, अगर किसी जनता को पसंद नहीं है तो वह अपनी ऑनलाइन समस्या के लिए फीडबैक भी दे सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं। ठीक है। अगला जो आपका पॉइंट है, अगला जो टॉपिक के बारे में बात करेंगे, आपका अगला जो टॉपिक है इसमें हम बात करेंगे ई गवर्नेंस पोर्टल द्वारा दी जाने वाली ऑनलाइन सेवा, यानी कि ई गवर्नेंस द्वारा हमें क्या क्या सेवाएं प्रोवाइड की जाती हैं, यानी कि ई गवर्नेंस में हमें सरकार द्वारा क्या क्या सेवाएं प्रोवाइड की जाती हैं ई गवर्नेंस में। देखिए, अगर बात करें ई गवर्नेंस से तात्पर्य है कि ई गवर्नेंस इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके सरकारी कामों को सभी स्तरों में देश के नागरिकों को अच्छी सर्विस प्रोवाइड करना। मीन्स एक तरीके से इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का यूज करके सरकार के सभी सर्विस को नागरिकों को अच्छे से प्रोवाइड करना। ठीक है। ये एक तरीके से आपका ई गवर्नेंस ही होता है। तो इसमें कौन कौन सी सेवाएं हैं जो ई गवर्नेंस द्वारा हमें प्रोवाइड होती हैं या ई गवर्नेंस पोर्टल द्वारा हमें प्रोवाइड होती हैं, इसके बारे में जानते हैं। देखिए, जिसमें पहला है ई परिवहन सेवा। ई परिवहन सेवा में क्या होता है, 2006 में भारत सरकार द्वारा ई गवर्नेंस योजना की शुरुआत कंप्यूटर के माउस के क्लिक पर सभी सरकारी सेवाएं आम आदमी को सुलभ बनाने के प्रयास के रूप में की गई थी। ई गवर्नेंस योजना के तहत ई परिवहन सेवाओं में हवाई, रेल और सड़क परिवहन आदि से संबंधित सेवाएं ऑनलाइन शुरू कर सफलतापूर्वक संचालित की जा रही हैं। देखिए, ई परिवहन सेवाओं में
आपका ऑनलाइन रेल टिकट बुकिंग मीन्स आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं होती, आप अपने फ़ोन से, अपने मोबाइल फ़ोन से आप ऑनलाइन टिकट बुक कर ले रहे हैं। ठीक, एक तरीके से इसमें आपका टाइम, एनर्जी, मनी दोनों तीनों बच रहा है। साथ ही साथ पीएनआर स्थिति की जांच करना मीन्स आप अपने पीएनआर स्टेटस के थ्रू ट्रेन की स्टेटस या आपके फ़्लाइट के स्टेटस को आप जान सकते हैं। इस तरीके से 2 स्टेशनों के बीच रेल सेवाएं, ठीक है, रेल भाड़ा व आरक्षण सुविधा, तो ये सारी सुविधाएं आप ई परिवहन सुविधा में आपको मिलती हैं। ठीक है, इसके साथ साथ आगे जो ई गवर्नेंस की सर्विसेज उसके बारे में देख लेते हैं। इसमें है ई बाज़ार इन्फॉर्मेशन। ई बाज़ार इन्फॉर्मेशन में क्या चीज़ें इसको देख लेते हैं। फसलों से संबंधित विभिन्न उत्पादों के बाजार भाव से जुड़ी सूचनाओं की उपयोगिता धीरे धीरे किसानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती जा रही है। हालांकि किसान ये सभी जानकारी स्थानीय बाजार या मंडी निकायों से प्राप्त कर सकते हैं, पर सूचना प्रौद्योगिकी के तेज़ी से होते प्रसार और इसकी सरल उपयोग से केंद्रीकृत और स्थानीयकृत सूचनाएं अब घर बैठे ही प्राप्त हो जा रही हैं। इसी क्रम में किसानों को सक्षम करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण बाजार को उत्पादों को ऑनलाइन माध्यम से बेचने की विशेषताओं से स्थापित किया जा रहा है। ये जानकारियाँ न केवल किसानों बल्कि मुख्यतः दैनिक कृषि से जुड़े सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। यानी कि ई बाज़ार से सूचना, ई बाज़ार में क्या क्या सुविधा हमें मिलती हैं आम जनता को, इसको देखते हैं। देखिए ई बाज़ार में क्या क्या सेवाएँ अवेलेबल हैं, जिसमें कृषि उत्पादों, खाद्यान्न, फसलें, फल एवं सब्जियों के दैनिक बाजार भाव, इसके थ्रू हम क्या यानी कि डेली के हम बाजार भाव, मतलब कि गेहूँ, चावल या फसलें जो हैं उनका डेली बाजार भाव जान सकते हैं। ठीक है, और बाजार भाव उसमें उसकी रिलेटेड वेबसाइट्स पे हमें प्रोवाइड हो पाती हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं इसके बारे में। अगला जो सेवा है ई सिटीजन या ई नागरिक सेवा। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें हमें क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना के तहत ऑनलाइन नागरिक सेवाएं की उपलब्धता ई शासन या ई गवर्नेंस उसको हिंदी में बोलते हैं, ई शासन का एक महत्वपूर्ण भाग है। इस योजना के तहत नागरिकों को इन सेवाओं के लिए सरकारी कार्यालयों में जाने की जरूरत नहीं होती है। वे इन योजनाओं और इनसे मिलने वाले लाभ कार्यालयों में या अपने घर में आराम से बैठे ले सकते हैं। तो इसमें कौन कौन सी सर्विसेज आती हैं, कौन कौन सी सर्विसेज अवेलेबल होती हैं ई सिटीजन में या ई नागरिक में, आपको बताते हैं। देखिए, इसमें आधार कार्ड का आप आवेदन कर सकते हैं, या ई गवर्नेंस के अंतर्गत हमें ये सुविधा मिलती है। मनरेगा के अंतर्गत आवेदन, यानी कि मनरेगा में आप अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन भर सकते हैं या ऑनलाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन पासपोर्ट के लिए आवेदन, आप ऑनलाइन पासपोर्ट के लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, ऑनलाइन पैन कार्ड के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आयकर रिटर्न फाइलिंग कर सकते हैं और अपना नाम मतदाता सूची में खोज सकते हैं या देख सकते हैं। ये आपका ई सिटीजनशिप में आता है। ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या सेवाएं हैं। अगला है ई डाक और संचार सेवाएं। ठीक है, ई डाक और संचार सेवा में क्या सुविधा हमें प्रोवाइड होती है। डाक और दूरसंचार विभाग के संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। भारत का डाक विभाग दुनिया की सबसे पुरानी मेल सेवाओं में से एक है और काफ़ी विस्तृत भी है। समय के साथ साथ आगे बढ़ते हुए इसने कई तकनीकों को अपनाया है और अब लोगों को त्वरित और सुलभ सेवा देने के लिए संचार प्रौद्योगिकी का बेहतर उपयोग कर रहा है। मीन्स डाक सेवा या कम्युनिकेशन सर्विसेज जो हैं, इसमें क्या क्या सुविधा हमें मिलती हैं इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए, इसमें क्या है, हमें फास्ट ई पोस्ट सेवा मिलती है। फास्ट मतलब हम अपना पोस्ट मेल जो करते हैं, पोस्ट करते हैं पोस्ट ऑफिस से, एक तरीके से फास्ट हो गई है। त्वरित मनी ऑर्डर, फास्ट मनी ऑर्डर, स्पीड पोस्ट की स्थिति की नवीनतम जानकारी। ठीक है, डाक खर्च की ऑनलाइन गणना, तो ये सारी चीज़ें हमें मिलती हैं इसमें। ठीक है, अगला है ई ग्रामीण विकास से संबंधित जानकारी। इसमें क्या क्या सेवाएं हमें मिलती हैं। भारत के करीब 70% लोग ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय ग्रामीण क्षेत्रों के समग्र विकास की रणनीति में एक निर्णायक भूमिका निभाता है। इस संबंध में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी
की मदद से सरकार द्वारा कई ऑनलाइन सेवाएं प्रदान की जा रही हैं, जिसमें कौन कौन सी सेवाएं हैं इसको देख लेते हैं। देखिए इसमें प्रधानमंत्री योजना है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना या प्रधानमंत्री बीमा योजना, बहुत सारी योजनाएं हैं जो ग्रामीण स्तर पे मिलती हैं। सरकारी योजनाएं जो आती हैं अपनी ग्राम पंचायत, अपने ग्रामीण अधिवास योजना, वर्षा जल संरक्षण हेतु लागत गणना, ये सारी चीज़ें आती हैं जो कि ग्रामीण स्तर पे हमें मिलती हैं। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें क्या क्या योजनाएं हैं। ई शैक्षिक सेवा यानी कि ऑनलाइन लर्निंग सर्विसेज, इसमें क्या है, ऑनलाइन लर्निंग या ई लर्निंग के कई पहलुओं में से एक है जिससे पता चलता है कि शिक्षा के क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक और सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग कितना लाभकारी है। यह एक इंटरनेट के माध्यम से शैक्षिक जानकारी देने का एक बहुत ही बेहतरीन तरीका है। यह लचीला और स्वयं आत्मसात करने और दूरस्थ शिक्षा के लिए अनुकूल है। शिक्षा के क्षेत्र में आईसीटी के उपयोग ने उन लाखों शिक्षार्थियों के लिए जो दूर के स्थानों से अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उनके लिए शिक्षा को जारी जुड़े रहना संभव बना दिया है। मीन्स आजकल ऑनलाइन लर्निंग या ई लर्निंग का बड़ा क्रेज़ या ट्रेंड है, जिसमें हमें क्या क्या सुविधा मिलती हैं उसको देखते हैं। एनसीईआरटी पुस्तक को डाउनलोड करें, या इसमें हम क्या कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों को, यानी कि बहुत सारी बुक्स होती हैं, बहुत सारे ऐसे कंटेंट होते हैं, बहुत सारे ऐसे चीज़ें होती हैं, स्टडी मटेरियल होते हैं जिसको हम डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, परीक्षा रिजल्ट, परीक्षा परिणाम को हम देख सकते हैं। ठीक है, अध्ययन केंद्रों का पता खोज सकते हैं, मीन्स हमारा एग्ज़ाम सेंटर उस तरीके से खोज सकते हैं। भारतीय शैक्षणिक संस्थान, रोजगार के लिए इसमें हम देख सकते हैं, छात्रवृत्ति के लिए आवेदन कर सकते हैं, या हाई एजुकेशन के लिए हम गवर्नमेंट से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारी सुविधाएं हमें मिलती हैं ई गवर्नेंस पोर्टल के ज़रिए। ठीक है, इसके साथ साथ ई शिकायत निवारण, इसमें क्या होता है, ई शिकायत निवारण में इसके बारे में जान लेते हैं। ई शिकायत निवारण, जब भी जनता सरकार आपस में संपर्क बनाते हैं या बातचीत करने का प्रयास करते हैं, तो नागरिक इसका अनुमान इस प्रकार भी लगा सकते हैं कि यह सही है या सिर्फ अपेक्षा। कई बार संवाद के सही दिशा ना होने की स्थिति शिकायत के लिए वैध आधार बनती है। इस संपर्क को नया रूप देते हुए और इससे तकनीक का उपयोग करते हुए सरकार ने शिकायत निवारण और जनता की शिकायतों को दर्ज करने के लिए एक पोर्टल की स्थापना की है। यहाँ हम आपको संबंधित, ठीक है, तो ई शिकायत में क्या होता है इसके बारे में हम जान लेते हैं कि क्या क्या हमें सुविधा मिलती है हमें कंप्लेंट डालने के लिए। देखिए होता क्या है, ऑनलाइन शिकायत दर्ज करना, यानी कि सरकार की पॉलिसी से या सरकार की सेवाओं से या सरकार की सर्विसेज से आप अगर सहमत नहीं हैं तो अपने आप कंप्लेंट डाल सकते हैं, फीडबैक दे सकते हैं। ठीक है, अधिकारियों की ऑनलाइन शिकायत, अगर सपोज अगर ऑफिस स्तर पे या गवर्नमेंट कोई एम्प्लॉई है जो आपको प्रॉपर कोई भी पॉलिसी के बारे में या किसी पॉलिसी के बारे में आपको सूचना प्रोवाइड नहीं करता, अगर आप उससे सहमत नहीं हैं तो आप उसके खिलाफ भी आप ऑनलाइन शिकायत डाल सकते हैं। आरटीआई कानून के तहत शिकायत, ठीक है, महिला आयोग से शिकायत, बैंक संबंधी शिकायत, उपभोक्ता शिकायत निवारण, मानवाधिकार आयोग से शिकायत दर्ज करने की सुविधा। तो ये सारी सुविधाएं हमें मिलती हैं ई गवर्नेंस पोर्टल के थ्रू। ठीक है, इसके साथ साथ अगली जो सर्विसेज हैं इसमें ई पर्यटक या वीज़ा सुविधा। ठीक है, इसमें क्या है इसको देख लेते हैं। पर्यटन मंत्रालय वीज़ा व्यवस्था को सरल बनाने के लिए समय समय पर गृह मंत्रालय और विदेश मंत्रालय के साथ मिलकर कार्य कर रहा है। मंत्रालय ने इलेक्ट्रॉनिक यात्रा प्राधिकरण ETA, जिसे ई पर्यटक वीज़ा का नाम दिया गया है, से सक्षम आगमन पर पर्यटक वीज़ा के कार्यान्वयन के संबंध में पहल का समर्थन किया है और इस कार्यक्रम को लागू करने के लिए गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और नागरिक उड्डयन मंत्रालय को भी सभी प्रकार की सहायता देने के लिए प्रतिबद्ध है। इसमें कौन कौन सी सहायताएं हमें मिलती हैं ई पर्यटक वीज़ा सुविधा में? ठीक है, देखिए ई गवर्नेंस के अंतर्गत बहुत सारे टास्क आते हैं, बहुत सारे कार्य आते हैं। इसके बारे में जान लेते हैं कि ई गवर्नेंस के अंतर्गत कौन कौन से कार्य आते हैं, कौन कौन से टास्क आते हैं, इनको देख लेते हैं।
हम ऑनलाइन बैंकिंग के जरिए सभी बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। मतलब आप मनी भेज सकते हैं, ठीक है, किसी चीज़ को परचेज़ कर सकते हैं, ख़रीद सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें। जीएसटी से संबंधित सभी कार्य ऑनलाइन ही कर सकते हैं, ठीक है, मतलब आप आईटीआर भर सकते हैं, जीएसटी से रिलेटेड आप सभी कार्य को ऑनलाइन फिल कर सकते हैं। अगला है बिजली, पानी, टेलीफोन, मोबाइल, डीटीएच इत्यादि के बिल ऑनलाइन भरे जा सकते हैं। मतलब अगर आपको बिजली बिल भरना है, पानी का बिल भरना है, टेलीफोन बिल भरना है, मोबाइल का बिल भरना है या डीटीएच रिचार्ज करना है, तो ये सारी चीज़ें आप ऑनलाइन पे कर सकते हैं या ऑनलाइन भर सकते हैं। साथ ही साथ पैन कार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड, पासपोर्ट, जाति प्रमाण पत्र, ठीक है, का सत्यापन कर सकते हैं या उसका आवेदन कर सकते हैं। अगला है आयकर रिटर्न फाइलिंग के सभी कार्य ऑनलाइन किए सकते हैं। और साथ ही साथ ट्रेन, बस और हवाई जहाज़ की टिकट ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। ये सारी सुविधाएं हमें ई गवर्नेंस के अंतर्गत मिलते हैं, या ई गवर्नेंस के अंतर्गत आने वाले ये सभी टास्क हैं या ये सभी कार्य हैं, ठीक है। तो अगला जो टॉपिक है ई गवर्नेंस के टाइप या ई गवर्नेंस की श्रेणियाँ, मैं इसका सेकंड वीडियो बनाऊंगा, सेकंड पार्ट, उसमें मैं आपको ये वीडियो प्रोवाइड करूंगा, ठीक है।